हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर का। तो अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। अब हम ऐसे रिसोर्सेज देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रिसोर्स जो है वो है ऑयल। ऑयल मतलब क्रूड ऑयल, जहाँ से हम लोग पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनाते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। हमारे व्हीकल्स इसी से चलते हैं, हमारी फैक्ट्रीज इसी से चलती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जैसे कि क्रीम्स, एरोसोल स्प्रेज, पेंट्स, कई सारी चीज़ों में पेट्रोलियम यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में भी होता है और काफ़ी सारी चीज़ों में होता है, रॉ मटेरियल भी है। तो क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ्स के लिए, हमारी एडवांसमेंट के लिए। अब ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये जिस जिस कंट्री में भी पाया जाता है ये उस कंट्री के लिए बहुत पैसा लेके आता है। ऑयल की बहुत कीमत है पूरे वर्ल्ड में। और इन कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखा है, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें ये लोग कंट्री अपने डिसीजंस को कोऑर्डिनेट करती हैं कि क्या पेट्रोल का प्राइस रहना चाहिए, ये वो, और इनकी बातचीत होती है। और कहीं ना कहीं ये बाकी कंट्रीज पर भी अपना दबाव इस तरह से बना सकती है, OPEC में कोऑर्डिनेट करके। अगर किसी कंट्री को बॉयकॉट करना है या फिर नहीं देना, उन पे कोई दबाव बनाना है, तो ये कंट्रीज उसमें भी वो भी कर सकती हैं, इनमें इतनी पावर होती है। OPEC के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ओके, अब हम वापस से टेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर जो है ऑयल वो पाया जाता है। वेस्ट एशिया मेनली सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, UAE, ये इनमें पैसा भी बहुत है, इनके पास तेल भी बहुत है। इराक हो गया। देन जो सेंट्रल एशिया है वो रशिया के जस्ट नीचे वाली जो कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी कंट्रीज़ में भी ऑयल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑयल का पैसा तो इतना है, आपने अभी पढ़ा कि 1991 में जब USSR टूटा था तब उनकी इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा, रशिया के साथ साथ ही दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा गिर गई थी। उनकी इकोनॉमीज़ को दोबारा किसने उठाया था? वो था ऑयल, क्योंकि उनके पास ऑयल के रिसोर्सेज थे। देन इसके अलावा जो 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है गल्फ रीजन करता है। गल्फ रीजन में मैं एक बार आपको मैप दिखाती हूँ कि गल्फ रीजन बेसिकली है क्या। ओके, सो आप ये सऊदी अरेबिया देख रहे हैं, यमन, ओमान, UAE, इराक, ये सारा गल्फ रीजन है। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप, बहुत ऑयल होता है, बहुत पैसा इनको यहाँ पर मिलता है। 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल प्रोडक्शन यही रीजन करता है। और इसके अलावा जितना भी हमने वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन की है, जितने भी हमारे पास ऑयल रिजर्व्स हैं, उसका 64% भी इसी एरिया में है। तो अगर ये जो गल्फ रीजन में मैंने आपको दिखाया, अगर एकदम से ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यही एक रीज़न है जो कि ये सेटिस्फाई इंश्योर कर सकता है कि ये तेल प्रोवाइड करवा पाएगा। मतलब इसकी जो पोटेंशियल है इस रीजन का वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें सऊदी अरेबिया के क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड टोटल रिजर्व्स हैं। पूरे वर्ल्ड के जितने भी रिजर्व्स हैं ऑयल रिजर्व्स, उसका 1/4 पोर्शन जो है वो हमारे सऊदी अरेबिया के पास है, क्वार्टर ऑफ। एंड देन also is the single largest producer, सऊदी अरेबिया ही सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का। इसके अलावा इराक के रिजर्व्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया के बाद आते हैं, मतलब सेकंड नंबर पे जिसके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो है इराक। और यही चीज़ यहाँ पर है। इसके अलावा जिन कंट्रीज़ में ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं जैसे कि US, यूरोप, जापान, चाइना, इंडिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इनका पेट्रोलियम जो है खरीदती हैं और इनसे काफ़ी दूरी पर हैं। अच्छा, अब क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, मैं तो ये लॉकडाउन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही रिसेंट न्यूज़ ये है कि ऑयल के प्राइसेस अभी अभी नेगेटिव में भी चले गए थे, हालांकि अब नहीं है, लेकिन
नेगेटिव में चले गए थे ऑयल के प्राइसेस, कोरोना वायरस की वजह से इतना हो गया। हमारा जो इंडिया है जिसमें हमारे पास नील के बराबर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऑयल की बात करें तो बहुत ही कम है हमारे पास, मेनली असम में है या फिर थोड़े से बस थोड़े थोड़े रिसोर्सेज हैं, कहीं छोटा मोटा मिलेगा, कुछ ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास पेट्रोल के, तो हम लोग सारा ही इंपोर्ट करते हैं, हमारा काफ़ी सारा पैसा उसी में खर्च होता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ना व्हीकल्स चल रहे हैं, ना फैक्ट्रीज चल रही है, ना काम हो रहा है, तो वो जो पैसा है वो हमारा बहुत ज़्यादा बच रहा है। वो जो रुपया हम बाहर के कंट्रीज़ को, इन गल्फ कंट्रीज़ को मेनली देते हैं, वो बहुत ज़्यादा बच रहा है कोरोना वायरस की वजह से। और हमारी जो कंट्री है वो स्टोर कर रही है ऑयल, और उसके पास इतनी ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं बची रह गई, क्योंकि ऑयल का प्राइस तो एक बार तो नेगेटिव ही चला गया था और अब बहुत ज़्यादा कम है कोरोना वायरस के टाइम पर। तो हमारी कंट्री जो है वो उसको स्टोर कर रही है ताकि आगे आने वाले टाइम में यूज़ की जा सके या कोई प्रॉब्लम आ जाए तब। और हमारी कंट्री के पास अब तो स्टोरेज भी ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब कहाँ स्टोर करें, हमारी कंट्री अब खरीद तो सकती है लेकिन स्टोरेज ख़त्म है। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यूएस जो है हमको वो थोड़ी सी जगह दे दे स्टोर करने के लिए। देन लेट्स सी वाटर, द नेक्स्ट क्रूशियल रिसोर्स। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप ज़रूर पढ़िएगा, हालांकि नोट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फिर भी हैव अ लुक ओवर इट। देन अब हम वाटर की बात करते हैं, तो यार वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत, आप सभी को पता है, इतना अवेयरनेस होता है वाटर बचाओ वाटर बचाओ वाटर बचाओ, और वाटर जो है वो सिर्फ खत्म ही नहीं हो रहा, वो कम ही नहीं हो रहा, वो पल्यूट भी किया जा रहा है। मतलब जो वाटर हमारे पास है भी उसको भी हम पल्यूट कर रहे हैं। एक तो वैसे ही स्कार्स है, कम होता जा रहा है धीरे धीरे, एक पल्यूट होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिसएग्रीमेंट्स बन रहे हैं कंट्रीज के बीच में, और कुछ कमेंटेटर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में वाटर वॉर्स भी होंगी, यानी कि पानी पे लोग लड़ाई करेंगे, पानी पे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। और आज भी कहीं ना कहीं होता है। इंडिया और बांग्लादेश में कितने ज़्यादा स्किर्मिशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं गंगा रिवर के वाटर पर, और काफ़ी सारी जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पे लड़ाई करते हैं, पूरा वर्ल्ड पानी पे लड़ता है। और आगे आने वाले टाइम पे तो ये सब और वायलेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को पानी की कद्र ही नहीं है, और वी आर पल्यूटिंग और डिग्रेडिंग, और ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और पानी हर किसी के जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना असेंशियल रिसोर्स है, तो ऑब्वियसली इस पर लड़ाई तो होगी ही। ये कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है कि ना हो तो चलने दिया जाए, लोग पानी से ही मर जाएंगे, मतलब आगे आने वाला टाइम तो ऐसा होने वाला है। देन कई सारे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कई कंट्रीज किस तरह से डिसएग्री होती हैं। एक तो टिपिकल एग्जाम्पल ये है कि कुछ कंट्रीज देखो ऐसी हैं जिनमें मान लो एक कंट्री है नीचे वाली कंट्री, एक है ऊपर वाली कंट्री। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, पानी बह करके जो है वो अगली कंट्री में जाता है। अब देखो हम इंडिया के उसमें बात करें तो इंडिया से बह करके गंगा जो रिवर है हमारी, वो इंडिया से बह करके और फिर बांग्लादेश में जाती है। अब कई कंट्रीज में ऐसा होता है, सिर्फ इंडिया की तो बात नहीं है, कई कंट्रीज में ऐसा होता है तो जो जिनके पास पानी बाद में आता है वो कंट्रीज ये कहती हैं कि ये जो जिन कंट्रीज से हम लोगों को पानी आ रहा है वो कंट्रीज एक तो पल्यूट कर रही हैं, एक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, हमारे तक पानी इतना ज़्यादा पहुंचता ही नहीं है जितना पानी होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन कर रही है और डैम्स बना रही है। अब तुमने डैम बनाकर ऊपर ही पानी रोक लिया तो हमारे पास क्या आएगा, तो जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और साथ में ही पानी भी अच्छा नहीं है और पानी कम भी आ रहा है हमारे पास, विच इज़ नॉट गुड। जैसे कि अब एक वायलेंस हुई थी, वायलेंट कहाँ पर हुई थी, इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में वायलेंस हो गई थी 1950s और 60s में, क्योंकि हर साइड ये कोशिश कर रही थी कि जॉर्डन और यारमुक रिवर्स, जो ये दो रिवर्स हैं, इनका पानी हम अपनी साइड पर खींच ले, और इसी वजह से इन तीनों में वॉर हो गई थी, मतलब वायलेंस हो गई थी। वॉर नहीं, वायलेंस कह सकते हो, मुठभेड़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसको कह सकते हो। देन
टर्की, सीरिया और इराक है, इनकी भी लड़ाई हो चुकी है, थ्रेट हमले वगैरह हो रहे हैं बीच में। कैसे, क्यों? यूफ्रेट्स रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इस वजह से। नाउ लेट्स सी द इंडिजिनियस पीपल एंड देयर राइट्स। देखो, इंडिजीनियस पीपल मेनली जो आदिवासी लोग हैं, हर कंट्री में पाए जाते हैं ये लोग, ज़्यादातर कंट्रीज में। और इनके क्या राइट्स हैं, ये क्या कहते हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, जो इंडिजीनियस पीपल हैं, यूएन कैसे डिफाइन करता है उनको, मैं पहले इसकी वो पढ़ती हूँ। द यूएन डिफाइंस इंडिजीनियस पॉपुलेशन एज कंप्राइजिंग the descendants of people who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them। यानी कि वो लोग अभी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, एक पुराने टाइम में कुछ ऐसे लोग जो कि हमेशा से जिनका वो जो लैंड है, इंडिजीनियस पीपल वो लोग हैं जिनका लैंड हमेशा से एक ही रहा है, और वो उस लैंड पर तब भी थे जब जो दूसरे कल्चर और दूसरे एरिया के लोगों ने आकर के उनके ऊपर उस लैंड पे अपना हक जताया और उनको ओवरकेम कर लिया। यानी कि वो जो इंडिजीनियस लोग हैं वो तो हमेशा से ही उस लैंड पे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जो कि दूसरे कल्चर, दूसरे ओरिजिन के थे और जिनकी वो लैंड भी नहीं थी, वो लोग वहां पर आकर के उन्हीं के ऊपर ओवरकेम कर गए। तो ये जो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी वो लैंड था, वो इंडिजीनियस लोग हैं, और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं फिर वो भी इंडिजीनियस हुए। यानी कि उनकी जो आगे की जो पुश्ते हैं, जो आगे के सक्सेसर्स हैं, फिर वो भी क्या हुए, इंडिजीनियस। अब ये जो इंडिजीनियस लोग हैं, एक मजे की बात ये है कि इनका अपना एक सिस्टम है, अपना सोशल सिस्टम है, अपने खुद के रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये उसको ज्यादा फॉलो करते हैं देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री ऑफ विच दे नाउ फॉर्म ऑफ पार्ट। जो अपनी कंट्री के इंस्टीट्यूशन है उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है, उनका एक अपना तरीका है। दे डोंट नो, इंडिया में दे डोंट नो कि क्या डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं है, वी रियली डोंट नो। उनको क्या है, उनका अपना तरीका है, अपने रीति रिवाज है, अपना तरीका है जस्टिस सर्व करने का, और कुछ भी है वो अपना है। उनको कहीं ना कहीं उससे इतना ज्यादा वो नहीं है, अपना ही उनका चलता है। देन यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में, यू कैन रीड हेयर कि क्या क्या अलग अलग कंट्रीज में कौन कौन सी जो कम्युनिटीज हैं वो इंडिजीनियस हैं। अब इंडिजीनियस पीपल हैं, उनकी अपनी मूवमेंट चलती हैं, वो अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, अपनी एजेंडा, अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो वो ये कहते हैं कि हमको इक्वल ट्रीट करो, आप हमको इंफीरियर ट्रीट मत करो, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा इस चीज से प्रॉब्लम होती है, आप हमको इस तरह से इंफीरियर ट्रीट क्यों कर रहे हो। ओके, तो पहली चीज तो वो लोग ये कहते हैं, और दूसरा वो ये कहते हैं कि प्लीज हमको अपनी हमारी खुद की कुछ आइडेंटिटी है, खुद की कम्युनिटी है, प्लीज लेट अस एंजॉय फॉर दैट, और हमारी प्लीज आइडेंटिटी और उसको प्लीज खत्म मत करो। दे अपील to governments to come to terms with continuing existence of indigenous nation as enduring communities with an identity of their own। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनका एक कम्युनिटी है। सिंस टाइम इमेमोरियल वो एक फेज यूज करते हैं कि बहुत पुराने जमाने से, ताकि ये दिखाने के लिए ये लैंड हमारा है और हमने इसे काफी टाइम से ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हमारा भी तो उतना ही हक है, हम भी तो आपके इक्वल ही हैं। The world views of indigenous societies, irrespective of their geographical locations, are strikingly similar। अब जो पूरा वर्ल्ड है, कहीं के इंडिजीनियस पीपल हो, हर किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि यूएसए के जो इंडिजीनियस पीपल है वो इंडिया के इंडिजीनियस पीपल से मतलब उनके कस्टम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके ग्रीवेंसेस जो हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, स्ट्रगल्स जो हैं, जिस तरह से आम लोग इंडिजीनियस पीपल को देखते हैं वो सेम है, उनकी स्ट्रगल्स सेम है। तो लॉस ऑफ लैंड, द लॉस ऑफ लैंड विच ऑल्सो मीन्स द लॉस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस। उनकी ज़मीन ही उनका इकोनॉमिक रिसोर्स है, जिससे उनकी इकोनॉमी एडवांसमेंट है,
और उनका रोजगार का जरिया है, तो अगर वो लैंड ही उनसे छीन लोगे तो वो उनका जो रिसोर्स बेस है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा इन लोगों के साथ कई बार हुआ है। अब इंडिया में जो इंडिजीनियस पीपल का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यू माइट हैव लिसन्ड दिस वर्ड, जिसको हम शॉर्ट में STB कहते हैं। वो ट्राइब्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड उसमें लिखी हुई हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स 8% ऑफ द पॉपुलेशन है। पूरे कंट्री में जो 8% ऑफ द पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। वो मेनली जैसे एक्सेप्शन, विद द एक्सेप्शन ऑफ small communities of hunters and gatherers, most indigenous population in India depend for their subsistence primarily on cultivation of land. Mainly हंटर्स और गैदरर्स को छोड़ करके जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो लैंड की कल्टीवेशन करके ही अपना दिनचर्या, अपनी सबसिस्टेंस जो है वो चलाती है। तो अगर उनसे उनकी लैंड ही छीन लोगे तो फिर वो अपना रोजगार और अपना सब रोजगार इन द सेंस एज सच वो रोजगार नहीं करते, वो सबसिस्टेंस के लिए करते हैं, सब कुछ जीने के लिए करते हैं। तो अगर तुम वो लैंड ही छीन लोगे तो वो जिएंगे कैसे, है ना, क्योंकि वो लोग जीते ही उस लैंड पे हैं, वो लैंड ही उनका सबसिस्टेंस का जरिया है। देन जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, तब तक तो उनके पास जितनी वो ज़मीन लेना चाहे वो ले सकते थे, मतलब बहुत फ्री थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स आ गए, उनकी जो ज़मीन है उस पर क्या है, आउटसाइड फोर्सेस ने कहीं ना कहीं उसको लिमिट कर दिया। बहुत इन्होंने कानून बनाए ऐसे जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ। उनको एक पहली बार ऐसा लगने लगा कि ओहो ये क्या हो गया हमारे साथ, मतलब ये लैंड तो हमारा था और कैसे ऐसे ये लोग कर सकते हैं। देन हालांकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इंजॉय करते हैं, इनको रिजर्वेशन भी दी जाती है पॉलिटिकल सीट्स में, इनको एजुकेशन में भी इनको कोशिश की जाती है, लेकिन इनको कभी भी डेवलपमेंट का कभी भी बेनिफिट नहीं मिला। इनफैक्ट इन्होंने ह्यूज कॉस्ट पे की है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डैम्स का। डैम्स जब भी बनते हैं या फिर मिनरल, देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये ट्राइबल लोग हैं बहुत ज़्यादा जैसे, तो अब यहीं पर क्या है, मिनरल भी है। अब मिनरल होने की वजह से कई बार क्या होता है कि ना इनको कह देते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें यहाँ से ना मिनरल्स निकालने हैं, तुम कहीं भी जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो अब उनको तो डिस्प्लेस कर दिया ना, जो लैंड उनकी थी वो उसे अपनी समझते थे, एक उनको लगाव, उनका अपना वो चीज़ थी, उनको ऐसे ही डिस्प्लेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो उनकी भी मूवमेंट है कि ये तुम मतलब हमको भी तो इक्वल समझो, हम क्यों डेवलपमेंट के नाम पर हमारा, तो उनका तो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है उनको कि मिनरल आपको कहीं से निकालना है, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। या फिर डैम बनाने हैं तो अगर वो कोई कम्युनिटी है इंडिजीनियस, वो डिस्प्लेस कर दी जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें उनको डिस्प्लेसमेंट जो है फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से नक्सलाइट मूवमेंट भी बहुत आया है, उसने भी बहुत यहाँ पर जन्म लिया है। देन इशू जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ की बात करें तो देखो, जब तक 1970s से पहले तो इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता था, ना कोई कंट्री ध्यान अपनी कंट्री के अंदर देती थी और ना पूरे वर्ल्ड में इनको ध्यान रखा जाता था। लेकिन 1970s में जब वर्ल्ड में कॉन्टैक्ट्स बनने लगे, एक कंट्री के दूसरी कंट्री में जो इंडिजीनियस लीडर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट होने लगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि हम सब की प्रॉब्लम तो सेम है, मतलब हमारे तो सारे कॉमन कंसर्न्स हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स बनाया 1975 में। ये पहली एनजीओ थी जिसको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला यूएन का, और ऐसी 11 इंडिजीनियस एनजीओज हैं जिनको मिल चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इनकी मूवमेंट भी चलती रहती है। So this is the end of this video. If you liked, please do hit the like button, subscribe the channel, stay tuned for more.